स्वागत है आपका एक बार फिर CNBC आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया जयपुर में। हम लाइव आ रहे हैं आपके पास जयपुर सिटी से, और आज इस पैनल का जो थीम है, जो टॉपिक है, इस पिंक सिटी गो स्मार्ट। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जयपुर वन ऑफ द फर्स्ट 20 शॉर्ट लिस्ट में चुनी गई थी एज स्मार्ट सिटी, और आज इनफैक्ट कोइंसिडेंस मानिए या कुछ भी, आज है फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। तो मेरे साथ जुड़े हैं 4 बहुत ही एमिनेंट एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री से, जो हम सब बात करने वाले हैं अबाउट जयपुर एज अ स्मार्ट सिटी। आइए मैं आपको मेरे पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूं। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं मिस्टर अजीत सिंह, ही इज द डायरेक्टर एट ईशान अर्थिंग। मिस्टर संजय श्रीवास्तव, ही इज द COO एट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। मिस्टर R रामानुजम, सर्कल CEO इंडस टावर्स लिमिटेड, और ये इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्मार्ट सिटीज भी है फिकी के। और फाइनली है मिस्टर श्याम गुप्ता, डायरेक्टर आदर्श बिल्ड स्टेट लिमिटेड। संजय जी, आई वांट टू स्टार्ट विथ यू। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो आपने बनाई है यहाँ जयपुर में, जब आपने स्टार्ट की थी 2007 में, तो किस कारण से जयपुर को चुना गया था तब? तो जो ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, थैंक यू सुमित, जो ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कंसेप्ट है, इसका बेसिक ओरिजिन ये है कि हम ये बिलीव करते हैं कि जो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो बहुत फास्ट होगा। ऑलरेडी 31% पॉपुलेशन रहती है, बट इन द नेक्स्ट 20 इयर्स ये पॉपुलेशन 50% से ऊपर जाएगी। तो इसलिए एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एक जरूरत है, और इस हिसाब से हमने पहली महिंद्रा वर्ल्ड सिटी शुरू करी चेन्नई में करीब 14 साल पहले। और उसके बाद जब हमको दूसरी जगह चूज करनी थी, तो यह हमारा आंतरिक विश्वास था कि जयपुर विल बी द फ्यूचर स्मार्ट सिटी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट टुडे इट इज। ओके, ऑफ कोर्स, और काफी एंड इट्स बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है इधर। तो ये जो 9 साल निकल गए 2007 से अब 2016 तक पहुंच गए, इसमें आपने क्या बदलाव देखा है इस शहर में स्मार्ट सिटीज के बारे में अगर बात करें तो? श्योर, तो इसमें हमने बहुत बदलाव देखा है। जब हम 9 साल पहले आए थे तो राजस्थान और जयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन गंतव्य माना जाता था, पर हमने और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और राजस्थान के सारे लोगों ने सब मिलकर ये एफर्ट किया कि कैसे राजस्थान और जयपुर को एक बिजनेस डेस्टिनेशन बनाया जाए। और इसी में हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और महिंद्रा ने ये PPP मॉडल करके 9 साल पहले महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लॉन्च किया। और इसका मेन कंसेप्ट ये है कि हम 3L में बिलीव करते हैं, लाइवलीहुड, लिविंग एंड लाइफ। ओके, तो उसका केंद्र बिंदु ये है कि हमको एक आर्थिक केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक सेंटर बनाना पड़ेगा। जब तक हम लोगों के लिए नई नौकरी, नया व्यवसाय नहीं लॉन्च करेंगे, तब तक बाकी चीजें डेवलप नहीं हो सकता। इनफैक्ट इस पर मैं रामानुजन, आई वुड लाइक टू कम टू यू। जो ये पॉइंट है संजय जी का वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, ठीक है, आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप रहने के लिए अच्छी जगह दे रहे हैं, काम करने के लिए बेहतरीन बिल्डिंगें दे रहे हैं, लेकिन जो काम करने की बात है, मतलब दैट इकोनॉमी, देयर हैज टू बी अ लोकल इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए वहां, टू मेक द स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल। क्योंकि ये स्मार्ट सिटी आप 1-2 साल के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आप एक जनरेशन के लिए बना रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है? व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर? थैंक यू सुमित। स्मार्ट सिटी का पहले एक बेसिक डेफिनेशन है कि ये कोई अलग चीज नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी को हम मूलाधार बना रहे हैं कि सिटी को किस तरीके से सस्टेनेबल गवर्नेंस को ठीक करें, और जो नागरिक है उनको टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे जोड़ें और उनका लाइफ को बेहतर करें। ना इसको एक शब्द होती है ITES करके, IT एनेबल्ड सर्विसेज आता है। ये एक हमारा देश के जितने भी हमारा ITES की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की अगर हम देखेंगे पूरी देश में, जहां जहां ITES सर्विसेज एनेबल हुए हैं, उस शहर में, जैसे बैंगलोर हो, हैदराबाद हो या चंडीगढ़ हो, किसी भी सिटीज को हम देखें, ITES के जरिए उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट डेवलप हुई है। जयपुर का एक खासियत है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का ITES का हब बनने जा रही है, जिसके जरिए हमारा ये विश्वास है कि भाई जो यहाँ पर एजुकेशनल सिटीज है और मैन्युफैक्चरिंग है, ये दोनों एक एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि जिसके जरिए ये स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव विल फोस्टर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और लोगों के लिए एक इकोनॉमिक हब सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे हमारे लिए। ओके, ग्रेट। गुप्ता जी, आपसे जरा जानना चाहूंगा, जो
आजकल बात होती है कनेक्टेड टाउनशिप्स की, मतलब रियल एस्टेट डेवलपर्स भी एक कनेक्टेड टाउनशिप बनाने की प्रपोजल्स रखते हैं कस्टमर्स के लिए। तो क्या ये भी मेन स्ट्रीम हो जाएगी चलते चलते कि मतलब अब हर डेवलपर ही अब कुछ स्मार्ट इनिशिएटिव्स अपने प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करते हुए जाएंगे? आपको लगता है कि आगे ये देखने को मिलेगा हमें? जैसा कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि हर एक को अपना घर मिले, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर सभी को घर नहीं दे सकती, तो इसलिए प्राइवेट डेवलपर्स जो आगे आए हैं और पिछले 12 से 15 सालों में जयपुर के अंदर प्राइवेट डेवलपरों ने जो अपने प्लानिंग वे में जो सुनियोजित ढंग से और रियल एस्टेट डेवलप को आगे बढ़ाया है, तो उससे जो निश्चित तौर पे जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में उसमें सहायता में वो मिली, मदद मिली है, और इसी वजह से स्मार्ट सिटी भी बनी है का दर्जा मिला है। और प्राइवेट डेवलपर जयपुर में जितने भी डेवलप कर रहे हैं सभी प्लानिंग वे में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटी में इसमें मदद मिलेगी। तो आप एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा गुप्ता जी और अजीत जी, आई लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस। उन्होंने कहा कि जो डेवलपर्स है वो प्लान करके कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग, दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जो भी प्रस्ताव रखा जाता है या जो भी आगे स्मार्ट सिटी बनानी है या कनेक्टेड टाउनशिप बनानी है, प्लानिंग बहुत ही जरूरी है और वो फर्स्ट स्टेज से किया जाना जरूरी है। तो ये जो बोलते हैं ना होलिस्टिक आउटलुक, की सभी तरह की चीजें को ध्यान में रखते हुए ही प्लान बनाए, या तो कनेक्टेड सिटी का हो, स्मार्ट सिटी का हो या कनेक्टेड टाउनशिप, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमेशा ये नहीं होता है, कभी प्लान चलते चलते ही प्रोजेक्ट में प्लान बदल जाता है, उस पर क्या राय है आपकी? आप ये बात सही कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन व्हाट इज स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में रहने वाले भी स्मार्ट होने चाहिए एक तरह से कहा जाए, या जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी स्मार्ट होना चाहिए, आपके वेस्ट मैनेजमेंट स्मार्ट होना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक प्रॉपर एक रेगुलेटरी बनानी चाहिए कि जो हर चीजों को प्रॉपर इंप्लीमेंट करा सके उसकी। अब जैसे आप एक तरह से देखा जाए कि हम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तो हम ला लिए, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब ने फॉरेन से उठा के लाया कि स्मार्ट सिटी बनाई जाए, लेकिन वहां की स्मार्ट सिटी का जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, या जो वहां वेस्ट मैनेजमेंट देखी जाए, या जो सारी चीजें और उनके जो सिस्टम्स हैं वो भी स्मार्ट हैं जी। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमको एक जैसे इंडिया में आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो इंडियन स्टैंडर्ड के उठा के ला रहे हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड भी आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं, या जो भी चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि ये सारी चीजें आनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी के लिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज अर्थिंग इंडस्ट्रीज से है, अर्थिंग इंडस्ट्रीज में की स्पेसिफिकेशन है अर्थिंग के लिए, जो स्पेसिफिकेशन 1987 का है, उसमें अमेंडमेंट आया 2001 में। तो ऐसा तो है नहीं कि 1987 से लेकर 2001 तक इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं, उसके 2000 से हम 2016 में बैठे हुए हैं, अब तक कोई इंप्लीमेंट उसमें नहीं आया सरकार का। तो ये थोड़ी रफ्तार वहां भी जरूरत है इन सब चीजों में। जब हम चीजें बना रहे हैं, हम जब हर कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट 100% आना चाहिए, ना कि हमने छोटा सा कहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाया और हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। अब अभी कुछ देर पहले बैठे हुए थे साहब, कह रहे थे कि टूरिज्म, जयपुर में टूरिज्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बैकबोन जयपुर के टूरिज्म इनिशियल से था। तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हम जो भी आपके गाइड्स हैं, या इनको आप प्रॉपर टूरिस्ट जब भी अट्रैक्ट होंगे आपके पास, जब आप इन गाइड्स प्रॉपर ट्रेंड हो, या प्रॉपर इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो। आज के समय में ऐसा है कि कहीं भी आप जाएंगे देखेंगे तो कोई भी गाइड मतलब कोई एक तरह से देखा जाए कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। बट वैसे देखा जाए तो इनफैक्ट मैंने भी काफी देखा यहाँ टूरिज्म के तौर पर जो अट्रैक्शंस है वहां उन्होंने काफी स्मार्ट कियोस्क भी इंस्टॉल किए हैं। तो जैसे उस सिलसिले में आई गेस जो कहते हैं कि प्रोग्रेस इज हैपनिंग, थोड़ा स्लो बट थोड़ा आई सी आपका जो व्यू है कि इस पे थोड़ी और स्पीड की जरूरत है, तभी हम फॉरेन से अटैक कर पाएंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। पिंक सिटी बन सक रही है स्मार्ट सिटी, बने रहिए CNBC आवाज पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से CNBC आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। हमारे हैं लाइव फ्रॉम जयपुर और हम बात कर रहे हैं कि पिंक सिटी कैसे बन रही है एक स्मार्ट सिटी।
संजय जी, बिफोर द ब्रेक हम बात कर रहे थे अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस की जरूरत है थोड़ा स्पीड अप होने की, लेकिन उससे पहले भी बात कर रहे थे प्लानिंग की। तो आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जब महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में सेटअप की, तो प्लानिंग कितना महत्व दिया जाता है, प्लानिंग को कितना दिया जाना चाहिए, और हाउ डू यू डिसाइड कि 5 years डाउन द लाइन की कुछ चेंजेस तो होते हैं, जरूरत होती है, तो हाउ डू यू टेक दैट कॉल? श्योर सुमित, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि जो प्लानिंग इज द कोर इन द स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब दो चीजें हों। एक तो जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो कंपनीज हों या प्रोफेशनल्स हों, इंडिविजुअल्स हों, नागरिक हों, टूरिस्ट हों, उन सब की जरूरत और महत्वाकांक्षाओं को आप अच्छी तरह से समझें और आज से लेके अगले कई साल तक समझें, क्योंकि एक सिटी कई दशक तक और कभी कभी कई सेंचुरीज तक रहती है। तो इसी तरह से जब हम प्लानिंग करते हैं, हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी डेवलपमेंट है, वो सिर्फ आज के हिसाब से नहीं हो बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो पास्ट में हमारी लर्निंग्स हैं उसको कैसे नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करें। जैसे अभी हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, बट इंडिया में 5000 years पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो जयपुर थी, इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की वेल प्लान्ड सिटी। सो ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट है कि कैसे, चाहे वो पर्यावरण हो, सूर्य रोशनी हो, कैसे उन सब चीजों को यूज करके हम एक बेहतर सिटी बना सकते हैं। अब जरूरत यह है कि उसको नए माहौल में ढालें और उसको यूज करें। ओके, इसमें गुप्ता जी, जो संजय जी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है, इस पर भी आज गवर्नमेंट ने, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अब कंपलसरी बन गया है नए कंस्ट्रक्शंस में बनाना, तो क्या आपको लग रहा है कि आगे चलते वक्त आप जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स क्या ये कर रहे हैं कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब अपने कंस्ट्रक्शंस, नए नए प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इस्तेमाल करते हुए या इंस्टॉल करते हुए आ रहे हैं? ये दिख रहे हैं आप, ऐसा ट्रेंड? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पिछले 8-9 साल पहले से जो कानून बनाया है राजस्थान सरकार ने, उसको सभी डेवलपर उसको फॉलो कर रहे हैं। प्लस जो पानी के यूज की सेकंड जो चीज है, एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आज एक मिनिमम जो 1000 मीटर से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना आवश्यक होता है, ताकि उस पानी को रिसाइकिल करके उसको यूज किया जा सके। रही सोलर एनर्जी की बात, मैक्सिमम जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो होटल हो, मॉल हो, उसमें मैक्सिमम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में जो आवासीय प्रोजेक्ट जो रहेंगे उसमें भी हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक उसमें सोलर एनर्जी का भी हम यूज करें। So, Sumit, can I just add a point to that? In fact, rainwater harvesting while is very important. Even the water which goes as waste, even that recycling is very important. तो जैसे sewage treatment plant, हाँ, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा हमने कैसे इस बारे में सोचा। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के कंप्लीट प्रोजेक्ट में सारे एरियाज में फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर को सेपरेट सप्लाई देने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। और फ्रेश वाटर जब हम सप्लाई ले रहे हैं, इसके संग में हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से ये भी वर्कआउट कर रहे हैं कि जो डेलावास में आज बहुत सारा पानी वेस्ट जा रहा है, उस सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर को हम कैसे टर्टरी ट्रीटमेंट में लगा सकें और उसको यूज कर सकें। तो इसलिए जैसे हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट का कम से कम 66% जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो हम रिसाइकल्ड वाटर यूज करेंगे। और ये चीज ये सिर्फ इंडिया में यूनिक नहीं है, इसके लिए हमको विश्व स्तर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। मुझे ये कहकर बहुत अच्छी खुशी होती है कि जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर है वो एशिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो C40 स्टेज 2 पे कार्बन पॉजिटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रिकॉग्नाइज किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुमित जी, प्लानिंग के अंदर 2 विषय बताना चाहूंगा। ये जो अभी स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम जो राजस्थान सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो चल रहा है, उसमें हर शहर में जो जयपुर का स्मार्ट सिटी का विजन हो या उदयपुर का स्मार्ट सिटी का जो विजन हो, उसके अंदर नागरिकों से संपर्क किया गया है कि भाई क्यों चुना गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन था, जिसके थ्रू इनपुट्स लिया गया था कि हमें क्या चाहिए एज जयपुर सिटीजन्स
कि हमें इस स्मार्ट सिटी से हमें क्या क्या चाहिए, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज सैनिटेशन, सिक्योरिटी, टूरिज्म डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल जो रहने का संपर्क। इस प्लानिंग की स्टेज में हम ये कहेंगे कि भाई जितने भी स्मार्ट सिटी के जो, जैसे संजीव सर ने कहा, वी हैव टू, प्लानिंग के अंदर हम कम्युनिकेशन या जो स्मार्ट सिटी जिस तरीके से हो रहा है, जैसे हमने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो हर एक क्षेत्र में वेदर इट इज टूरिज्म, जैसे आपने कियोस्क की बात करी, उसके पीछे एक वाईफाई ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से वो चल रहा है। अगर आप टर्शियरी वाटर ट्रीटमेंट या लाइव वाटर को यूज करनी है, उस वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक स्कैडा सिस्टम की आयोजन किया गया है स्मार्ट सिटी विजन के अंदर, जिसका पीछे एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी होगा विच इज कम्युनिकेशन। अगर आप अर्थिंग की बात करेंगे, बारिश के टाइम में अर्थिंग को किस वजह से यूज करें ताकि बिल्डिंग्स को सुरक्षित बनाएं, ऑल द अर्थिंग सिस्टम्स आर नाउ वाईफाई या वो वायरलेस ऑपरेटेड है। सो हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जो है इस स्मार्ट सिटी की योगदान के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाएगा। बट मैं एक जानना चाह रहा हूँ, एक मेरा व्यू है, ये मेरा सोचना है, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये स्मार्ट सिटीज बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट वो लोग, उन लोगों का क्या जो इलिटरेट है, वो जिन्हें कभी मोबाइल यूज नहीं किया हो, टैबलेट यूज नहीं किया हो, लेकिन जैसे डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी के मिशन से पूरे भारत में ये फैल रहा है, तो ऐसा ना हो कि उन्हें पीछे छोड़ दिया जाए, इसलिए उसके लिए क्या किया जाए? आई थिंक मैं इस मौके पे अच्छा डायलेमा क्वेश्चन आपने उठाया। मैं आप लोगों को ये बहुत सिंपल से कहता हूं कि भाई मोबाइल इलिटरेसी मीन्स लोग पढ़ लिख नहीं सकते, बट अगर आप उनको एक मोबाइल या विजुअल इमेज दे देंगे, किसी नागरिक के पास अगर एक मोबाइल हैंडसेट है, उसमें एक एप्लीकेशन है, उसमें चित्र बना हुआ है कि भाई यहाँ पर आपको ये चित्र को दबाइए, आपको कॉल आएगा, आपके घर से कचरा कब उठाना है। सो इसमें लिटरेसी विल इम्प्रूव, बट लिटरेसी जो है ये नहीं कि पढ़े लिख के एग्जाम पास करके लिटरेट बननी है, बट इसमें जो कम्युनिटी कनेक्ट के थ्रू लिटरेसी बढ़ेगा। जो हमारा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे जैसे मोबाइल और हमारा जो इंटरनेट के माध्यम पेनिट्रेशन इंडिया में जैसे जैसे बढ़ रही है, हम गांव को जुड़ते जा रहे हैं, और जब जब हम गांव को जुड़ते जा रहे हैं, उस गांव की जो आबादी क्षेत्र का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमेशा बढ़ी है। ओके, सो दिस विल ओनली फर्दर द लिटरेसी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं लिटरेसी को इस तरह से नहीं देखता हूं कि भाई आदमी को एग्जाम लिखनी है, बीए पास करना है, बट वो इतना इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास कि वो अपना कार्य काम कर सके और वो खुद एंटरप्रेन्योर बन सके, और इन चीजों के बेनिफिट उन्हें भी मिलेंगे। अगर हम सरकार की तरफ देंगे, सरकार राजस्थान के अंदर ई गवर्नेंस को एक मेजर पॉइंट ऑफ ड्राइव लेके चल रहे हैं, जिसमें उनको गांव को डिजिटल विलेजेस बनाना चाहते हैं, और उस विलेजेस के थ्रू इस टूरिज्म या जो भी जुड़े हुए क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जरूर। अजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो पीपीपीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस पर क्या राय है? क्योंकि कोई लोग तो कहते हैं कि अच्छा है, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है और जो प्राइवेट सेक्टर की है, दोनों हाथ मिलाए तो बेहतर ही बेहतर है। और हमने कई फाइन एग्जांपल्स देखे, कहीं काफी अच्छी एग्जांपल्स है जहां पीपीपी हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। तो इसमें और क्या बढ़ावा देखने को मिल सकता है हमें? सर, पीपीपी मॉडल के बिना तो एक तरह से देखा जाए कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि बिना पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग या एजुकेशन की, तो स्मार्ट सिटी में आप जब तक आदमियों को उसके अकॉर्डिंग एजुकेट नहीं करेंगे, जैसे अभी एक वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, और राजस्थान वगैरह के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी की प्रॉब्लम। तो वाटर हार्वेस्टिंग आप उसका एक तरह से देखा जाए तो एक कागजों में वाटर हार्वेस्टिंग रह गई, वाटर हार्वेस्टिंग का कोई यूज नहीं है। एक तरह से आपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सारे कर लिए। इससे पहले हम तो कहेंगे कि इससे आज से 10-20 साल पहले हम ज्यादा पानी के प्रति सेंसिटिव थे, कि आपके देखिए गांव के तालाब वगैरह सारी चीजें थे जिसमें आप बारिश का पानी जमा होता था और वाटर लेवल आपको मेंटेन करके देता था। आज के समय वो सारी चीजें पॉपुलेशन हम बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं आजकल। तो नहीं, वो भी चीजें हैं, प्लस उसका हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, बारिश का पानी का सारा वेस्टेज चला जा रहा है। या जो वाटर हार्वेस्टिंग बन भी रही है तो मेरे ख्याल से उस स्तर की नहीं बन रही है जो हम आगे इन फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। तो इस पे भी थोड़ा सा एक तरह से दिया जाए। दूसरा जो पीपीपी मॉडल है, तो पीपीपी मॉडल एक इम्पोर्टेंट नीड तो इसके स्मार्ट सिटी के लिए है ही है, क्योंकि बिना पीपीपी मॉडल से जो आप सारी चीजें कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकती है, और तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट या कॉर्पोरेट को तो यूज करना ही पड़ेगा। जी जी, सर जी, आपका कोई कमेंट था?
जी, पीपीपी तभी सक्सेसफुल होता है अगर दोनों पार्टनर्स की स्ट्रेंथ यूज करें। तो अगर उसको हम इंटेलिजेंटली यूज करेंगे तो सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर भी एक पीपीपी मॉडल है, महिंद्रा और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, और हमने जब संघ में 9 साल में काम किया तो उसी से 65 से ऊपर कंपनीज जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की हैं वो आ चुकी। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे जो ये 33 सिटीज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, अभी आप इनका इनिशियल बिजनेस प्लान देखिए, उसी में कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ का निवेश चाहिए। तो इस लेवल का जो निवेश चाहिए, तो निवेश और मैनेजमेंट दोनों के लिए पीपीपी अगर हम इंटेलिजेंटली यूज करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। समय हुआ है ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। समय है एक छोटे से ब्रेक का, हम वापस आते हैं। धन्यवाद। स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, जहां हम आ पहुंचे हैं जयपुर में। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे संजय जी, आपने कहा सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो रामानुजा आई वांट टू कम टू यू ऑन दिस। सस्टेनेबिलिटी पहले भी हम बात कर रहे थे, बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्यों है ये इंपॉर्टेंट? सुमित जी, स्मार्ट सिटी के अंदर सस्टेनेबिलिटी एक मेजर गोल है। स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं कि हमने एक बार इन्वेस्ट किया, जैसे साहब ने बोला कि 60,000 करोड़, हमने 60,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, बट आने वाले पीढ़ी जो 10 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, क्या वो 60,000 करोड़ अगले जनरेशन के लिए अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स? तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम एम्फसाइज करते हैं कि जो आप इन्वेस्ट कर रहेंगे दैट शुड सर्व इट्स ओन मेंटेनेंस पर्पस, वो अपने आप उसको मेंटेन करें और उसको बेहतर बनाएं। और जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ती है स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए, दे विल हैव टू जनरेट देयर ओन इकोनॉमीज। बाहर से इसके अंदर हम मूल्यदान बार बार नहीं लगा सकते। एक बार हमने मूल्य लगा के उसको बना दिया है, पर उसके बाद उसका इकोनॉमिक मॉडल्स उस तरीके से बनना चाहिए ताकि वो रेवेन्यू जनरेट करें और सुविधाएं बनाएं। जरूरी बात है कि ये मेंटेन हो, ये नहीं। मैं इसमें 2-3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक ऐसे इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मूल्यदान लगती है स्पेक्ट्रम वेव्स के ऊपर। जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन होती है सरकार में, बहुत ज्यादा अरबों करोड़ों का मूल्यदान इन्वेस्ट होती है, पर जब उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करने की बात आती है, सारे कंपनीज इकट्ठे जुड़ती हैं और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उनका सर्विसेज को सर्व करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो रेवेन्यू मॉडल उस तरीके से बन जाती है कि इन्वेस्टमेंट्स एक तरफ हो जाए और कॉस्ट जो है एक कॉमन कॉस्ट हो जाए, और उसके अंदर में दे आर एबल टू गिव मोर एंड मोर सर्विसेज। और देखा जाए पूरे वर्ल्ड में इंडियन टेलीकॉम मार्केट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द एंटायर कंट्री। अब इसको हम पैरेलल निकालें स्मार्ट सिटीज के अंदर, देयर आर मेनी कंपनीज स्मार्ट सिटी के अंदर। आपको टूरिज्म का बात करें या सैनिटेशन की बात करें, वाटर वर्क की बात करें, सीवेज की बात करें और डिजिटल बैकबोन की बात करें, इन सभी में मैं पब्लिक प्राइवेट मॉडल नहीं बोलूंगा बिकॉज वो तो व्हीकल्स हो जाते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स हो जाते हैं, बट मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ काम करने का कई नई तकनीकें और नई इकोनॉमिक मॉडल्स बनने का अपॉर्चुनिटी है। ये एक स्मार्ट सिटी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो इंडस्ट्री और सरकार मिलके एक नया हैंडशेक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके दौरान वी कैन क्रिएट न्यू मॉडल। भारत हमेशा दुनिया को ये दिखाया है कि भाई हम काम कैसे अलग तरीके से कर सकते हैं, जब जरूरी नहीं है कि खरीदारी और बेचदारी करनी है। और हमेशा हमने दुनिया को ये दिखाया कि यार वी कैन bring the best of partnerships in public and private and have a different economic model. So, economic model which will be sustainable and which can bring about the change and for the next generation. बहुत ही मेरा है। गुप्ता जी जैसे बात कर रहे हैं कि पीपीपी की भी बात की और इन्होंने भी कहा कि जरूरी है ये स्मार्ट सिटीज में मेंटेनेंस के लिए, तो वहां गवर्नमेंट का एक हाथ तो होता ही है और काफी रियल एस्टेट डेवलपर्स जुड़ते हैं ताकि रियल एस्टेट डेवलपर्स अपनी कनेक्टेड टाउनशिप्स बनाते हैं। अब कुछ महीने पहले जो रेरा रियल एस्टेट बिल पास हुआ है,
इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ताकि हमें चाहिए कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स भी जो ये काम करें वो लंबी सोच के हों, वो भी सोचे कि 20 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, सब सुविधाएं मिलेगी, जो लोग वहां रहने आएंगे, काम करने आएंगे। तो इससे आपको लगता है इस बिल से काफी फर्क पड़ेगा, काफी ये बोलते हैं एम्फेसिस आएगा स्मार्ट सिटीज पर? ये बिल्कुल सही है कि जो रियल एस्टेट बिल पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको हर एक स्टेट अपने हिसाब से उसको अपनाएंगी, ये इससे क्या हुआ है कि जो प्लानिंग वे में डेवलप करते थे उनके लिए बड़ी चुनौतियां थी। चुनौतियां इसलिए थी कि कुछ बिना प्लान में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन चलता था, जिससे रेट कंपटीशन वगैरह हम नहीं कर पाते थे। तो ये और कई बार क्या होता था कि कुछ जो लोग हैं जो अवैध डेवलप करते थे उनके वो कुछ गलत काम करते थे, जिससे पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती थी। बिल के आने से ये सब चीजों पर रोक लगेगी और निश्चित तौर पर जो प्लान वे में डेवलप करेंगे उनके लिए भी फायदा है और कस्टमर के लिए तो फायदा ही है। कई बार कस्टमर भी डेवलपर को ब्लैकमेल की स्थिति में लेके आ जाता था, जिससे डेवलपर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। ओके संजय जी, एक जरूरी बात है जब करें स्मार्ट सिटीज की तो गवर्नेंस की, जो जिसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो ई गवर्नेंस है बहुत जरूरी है, ताकि जो आजकल बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की सब चीजें एक ही जगह पे आदमी को, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल आदमी भी जा रहा हो, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चुनौतियां हैं गवर्नमेंट के सामने भी, क्योंकि ई गवर्नेंस आना बहुत जरूरी है और अब हमारे पास सारी सुविधाएं बन रही हैं ई गवर्नेंस को मेन स्ट्रीम एवरीडे करने के लिए। सुमित, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करा है। गुप्ता जी ने भी जैसे बात की, रेरा बिल भी जैसे एक मिनिमम गवर्नेंस फिक्स करने के लिए एक इनिशिएटिव है। तो जो की चैलेंज है और कि आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप ये वेरियस टेक्नोलॉजीज लगा रहे हैं, बट प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा अगर आप इसको इंटीग्रेट कर सकें जिससे कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग ले सकें। तो जब ये सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी, आपके पास कियोस्क है, आपके पास कैमरा लगे हुए हैं, आपके पास स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बट उस सब को आप इंटीग्रेट करके अगर देखें कि शहर कैसे स्मार्टली चल रहा है, ये जरूरत है। और जो शहर जैसे जयपुर है या दूसरे, जब ये लोग अगर इस तरह का इंटीग्रेटेड प्ले इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट गवर्नेंस किया इम्प्लीमेंट होगा और स्मार्ट गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन से ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की आएगी। वो बहुत ही जरूरी है। अजीत जी, अगर बेरोजगारी को भी दूर किया जाए, स्मार्ट सिटीज उसमें काफी हेल्प करेगी। लेकिन जैसे जयपुर की अगर बात करें तो पहले भी इन्होंने कहा था कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जयपुर आईटी का भी एक हब बन रहा है, तो और भी छोटे छोटे बिजनेसेस और भी ये जो क्षेत्र है व्यापार के लिए, कौन से आपको लग रहे हैं कि यहाँ बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि एक मैं आपसे या पैनल से भी जानना चाहूंगा कि जैसे जयपुर टूरिज्म के लिए तो फेमस है ही, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी है, तो क्या टेक्नोलॉजी कहीं वहां भी यूज हो सकती है ताकि हैंडीक्राफ्ट्स सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए? बेसिकली आप सही कर रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, और एक तरह से देखा जाए तो इस जयपुर के पास अपनी पुरानी कला और परंपरा रही है, तो इसको भी डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी के लिए इनके लिए भी कुछ स्मार्टली कोई प्लेटफॉर्म दिए जाए जिसमें आके अपने प्रोडक्ट्स को रख सकें और वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जाके उसको अपने आप की अपनी प्रेजेंस वहां दिखा सकें। इससे क्या है कि आपका एक तो स्मार्ट सिटी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू भी जनरेट अच्छे खासे होंगे, प्लस लोगों को रोजगार मिलेंगे, और जो तब जाके हमारा जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है ये जाके पूरी तरह से कंप्लीट होगा। यदि आपके नागरिकों के पास जो रहने वाले यदि उनके पास पैसे नहीं है, ये सारी चीज नहीं, तो फिर आप स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाके भी बहुत ज्यादा कर नहीं सकते हैं उसके लिए कुछ। जी, बस लास्ट के कुछ मिनट्स बाकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये फाइनल कमेंट्स भी कहें। श्योर। सो जैसे वेरियस स्टेट्स में आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अगर राजस्थान को सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करे और उस पर वर्क करे। तो जैसे ITITS में जो वेरियस कंपनीज आई हैं, वो इसलिए आई हैं क्योंकि जो राजस्थान प्रोड्यूसर्स largest number of finance professional, so various companies are bringing in. Similarly, जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अगर हैंडीक्राफ्ट ऑलरेडी हमारा एक स्ट्रेंथ एरिया है, पर उससे टेक्नोलॉजी से हम देखें कि हम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कैसे बना सकते हैं, तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट नहीं, हम डिजाइन के क्षेत्र में भी बढ़ सकते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक कहूंगा राजस्थान ये पूरा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव में पूरे इंडिया में पहला नंबर 1 में बहुत सारा इनिशिएटिव्स वेदर इट इज यूएलबी ऑटोनॉमी और वेरियस कोई बड़ी क्षेत्र में आगे हैं। फिक्की की तरफ से और टेलीकॉम इंडस्ट्री जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, हम इस स्मार्ट सिटी को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी की मूल्य में देख रहे हैं और सरकार के साथ हम मुख्तलिफ कदम मिलकर आगे बढ़ेंगे ताकि इस क्षेत्र में भी आपको जयपुर को लास्ट वर्ड। फिर जयपुर शुरू से ही प्लानिंग बेस में बसा हुआ है और यहाँ की जो लोकल बॉडी है, नगर नियोजक हैं, वो सभी इस जयपुर को पहले से ही प्लानिंग बेस में बसा रहे हैं और आगे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जयपुर इंडिया में नंबर 1 स्मार्ट सिटी बने। धन्यवाद। चलिए, फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया जयपुर में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।